रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन कल जो रविवार गुजरा वो छुट्टी से कहीं ज्यादा देश को चौंकाने के लिए जाना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लगातार एबीपी न्यूज ने जो खबर आपके सामने रखी, राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की कहीं कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, उस नाम को जब सामने किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। दूर दूर तक रणनीति के पन्ने पर जिसका कोई जिक्र नहीं था, उस चेहरे को, उस नाम को बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वर्तमान की जिम्मेदारी देकर भविष्य गढ़ने के लिए चुना है। बिहार के विधायक नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। आज नितिन नबीन दोपहर को कार्यभार संभालने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। बीजेपी के तमाम नेता सोशल मीडिया से लेकर संसद के कॉरिडोर तक नितिन नबीन को बधाई दे रहे हैं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर राजधानी के सांसदों से लेकर मुख्यमंत्री तक ने गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया, तो पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर फूलों की बारिश से नए कार्यकारी अध्यक्ष का पार्टी ने अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं, देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अलग पार्टी कही जाती। जब नितिन नबीन एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले थे, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का न सिर्फ खुद स्वागत किया, बल्कि गेट पर खड़े होकर उनका इंतजार भी किया और इसके बाद रिसीव करके उन्हें पार्टी दफ्तर के अंदर लेकर गए। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को पदभार ग्रहण कराया। इन तस्वीरों में आप दोनों को देख रहे हैं, एक तरफ जेपी नड्डा हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। कुर्सी पर नितिन नबीन को बिठाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत है। पार्टी में युवा युग के आगाज की ये तस्वीरें हैं। कल से खरमास शुरू हो रहा है, लिहाजा बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ने आज ही जिम्मेदारी संभाल ली है। कल से ही गूगल पर नितिन नबीन का प्रोफाइल देश भर में सर्च किया जा रहा है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में, उनके सियासी कद के बारे में, संबंधों के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जो लोग नहीं जानते वो नितिन नबीन की जाति भी पता लगाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी ने नितिन नबीन पर दांव क्यों लगाया है? बीजेपी का छुपा रुस्तम कैसे साबित हुए नितिन नबीन? नितिन नबीन के जरिए बीजेपी कौन सी सियासत साधना चाहती है? नितिन नबीन के नाम की घोषणा आखिर अचानक से क्यों की गई? इन सवालों को लेकर लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी एक दूसरे को फोन लगाकर यह जानने की कोशिश की है कि आखिर ये कौन सी रणनीति है जो नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के डार्क हॉर्स बनकर सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वैसे तो कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं रही, लेकिन इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो पाएंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष ही पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनता है। जेपी नड्डा इसके उदाहरण हैं। 2018 में जेपी नड्डा पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने और उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए। मकर संक्रांति के बाद ये जो कार्यकारी शब्द लगा हुआ आप देख रहे हैं, नितिन नबीन के आगे ये हट जाएगा, क्योंकि सारी औपचारिकताएं पूरी करके नितिन नबीन को पूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाएगी। और अब एक अंदर की जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। एबीपी न्यूज को बीजेपी के सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 50 साल से कम उम्र के नेताओं की बीजेपी आलाकमान ने बाकायदा लिस्ट तैयार करवाई थी। उनका बायोडेटा चेक किया गया, उनके अनुभव को परखा गया, तो उसमें नितिन नबीन के साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि इन्हें सरकार और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। 2 बार के आप मंत्री हैं, लगातार 5 बार के विधायक हैं, साथ ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी रहकर विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, उसमें जीत दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 50 से कम उम्र के जितने भी नेताओं के बायोडेटा देखे गए, उसमें नितिन नबीन एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके पास सरकार संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव रहा। नितिन नबीन के जरिए बीजेपी ने जिस सियासी पिच को साधने की कोशिश की है, अब उसको समझिए। बिहार में कायस्थ समाज की आबादी तकरीबन 1% से भी कम है, महज 0.6%। नितिन नबीन इसी जाति से आते हैं, यानी कि कायस्थ समाज से। कायस्थों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जाति के एंगल की चर्चा के बिना कोई भी सियासी खबर संपूर्ण नहीं होती।
इसलिए नितिन नबीन की नियुक्ति में भी जाति का सीन राजनीति के जानकारों ने निकाल लिया है। और सीन यह है कि देश में इस समय सबसे ज्यादा कायस्थों की संख्या पश्चिम बंगाल में है, जहां पर 3 महीने के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में करीब 40 से 50 लाख कायस्थ हैं। कोलकाता के आसपास शहरी वोट वर्ग में कायस्थों की अच्छी खासी संख्या है। बंगाल की सत्ता को कोलकाता का भद्रलोक प्रभावित करता है। बंगाल के भद्रलोक में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ जाति के लोग आते हैं। इस भद्रलोक की आबादी करीब 20% के आसपास है और इस 20% आबादी के पास बंगाल की सत्ता और सिस्टम की चाबी है। भद्रलोक ही बंगाल में चुनावी हवा बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सत्ता की कमान कायस्थ नेताओं के हाथों में ही रही। कायस्थ समाज जिस भद्रलोक का प्रतिनिधित्व करता है, उस भद्रलोक में बीजेपी की पकड़ कमजोर है। बीते 10 वर्षों से बीजेपी इस भद्रलोक में अपनी पहुंच और पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन संपूर्ण कामयाबी उसे मिल नहीं पा रही। भद्रलोक का मतलब बंगाल के संभ्रांत लोगों का समाज, बंगाल का सबसे शिक्षित और कलात्मक आबादी वाला वर्ग, सांस्कृतिक रूप से दबदबे वाला समाज। ग्रामीण या फिर छोटे शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ पहले ही मजबूत बन चुकी है, लेकिन शहरी समाज में खासकर जहां भद्रलोक का दबदबा है, वहां बीजेपी मात खा जाती है। बंगाल में 2021 के चुनाव में भद्रलोक का समर्थन ममता बनर्जी को था, जिसकी वजह से बीजेपी शहरी इलाकों में चूक गई थी। साल 2021 के चुनाव में 294 में से कुल 82 सवर्ण विधायक चुने गए थे। इनमें से 22 ब्राह्मण और 18 कायस्थ जाति से थे। सवर्णों में 52 टीएमसी के जीते थे, जबकि 28 बीजेपी के विधायक चुने गए थे। जिस शहरी इलाके में कायस्थ और भद्रलोक का दबदबा माना जाता है, उस शहरी इलाके की अगर बात करें, 71 शहरी सीटें हैं। साल 2021 के चुनाव में इन 71 सीटों में से 52 पर टीएमसी को जीत मिली थी। 48% वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी को 19 सीट मिली और महज 37% आपको बताते चले कि उसको वोट हासिल हुए थे। देश भर में बीजेपी शहरी वोटों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन बंगाल में वो शहरों में मात खा जाती है और इसकी वजह है भद्रलोक का साथ नहीं होना। यहाँ पर जो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, आपको बताते चले, ये जो वोट फीसदी की हम बात कर रहे हैं, वो तो शानदार तरीके से हम सब ने देखा था किस तरह से ममता बनर्जी के खाते में गया। लेकिन पहली बार ऐसा भी हुआ था कि 2016 में 3 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 2021 में कुल 77 सीटों के साथ जीत कर आती है। अब बीजेपी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उस भद्रलोक को साधने के लिए उसने खास रणनीति तैयार की। इसीलिए बिहार से बंगाल की तरफ हवा बहाने की कोशिश शुरू की गई। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। आप सब जानते हैं, देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और कायस्थ जाति से आते थे। बंगाल में भी समाज सुधारकों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों तक की एक लंबी लिस्ट है जो कायस्थ समाज के प्रतिनिधित्व करते थे। समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, फिल्मकार सत्यजीत रे, मशहूर गायक मन्ना डे, पूर्व सीएम ज्योति बासु। कायस्थ जाति से आने वाले ज्योति बासु बंगाल के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 23 साल से ज्यादा समय तक वो इस कुर्सी पर बने रहे। बंगाल में घोष, बोस, बासु, रे, डे, ये जो टाइटल वाले लोग हैं, ये कायस्थ जाति से आते हैं। नितिन नबीन ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है और मिलते ही ये जिम्मेदारी बंगाल में जीत का दावा भी कर दिया है। पटना से ही कोलकाता तक संदेश पहुंचा दिया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है।
नितिन नबीन के बंगाल संदेश से टीएमसी के भीतर हलचल है। संसद परिसर में आज जब टीएमसी नेताओं से सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से तंज भरा जवाब देकर माहौल को गरमाने की कोशिश की गई। बच्चा लड़का है, वो मर्जी बोल देता है। अभी तो एक दिन हुआ, वेट करने बोलो, इतना जल्दी दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो जानते हैं बंगाल में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता का संगठन के शीर्ष पर पहुंचने का सबसे सटीक उदाहरण इस वक्त नितिन नबीन है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। साल 2018 की बात है। नितिन नबीन युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष थे। 17 मई 2018 को दिल्ली में सभी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की बैठक में नितिन नबीन सबसे पीछे खड़े थे और आज यही नितिन नबीन बीजेपी के फ्रंट लाइन लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और जिस साल बीजेपी का जन्म हुआ उसी साल मई महीने में यानी 23 मई 1980 को नितिन नबीन का जन्म हुआ। नबीन बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जिनका जन्म पार्टी के जन्म के बाद हुआ, जो संगठन के शीर्ष पर कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आगे आने वाले वक्त में 50 साल से कम उम्र के दूसरे और नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि तैयारी 2029 और उसके भी आगे की बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। खरमास से पहले नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने पीढ़ीगत परिवर्तन की बुनियाद रख दी है। अब 14 जनवरी का इंतजार कीजिए जब वो कार्यकारी की जगह पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे। पहली बार कोई बिहार से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियों के लिए नहीं हो सकती। अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहाँ से नया दोगे? जो नौजवान हैं उनको दायित्व देकर पार्टी के संगठन के माध्यम से आम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है और युवाओं का बहुत बड़ा सत्कार है। एक बिहारी होने के नाते पूरे बिहार वासियों को खुशी है, गर्व है। 45 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। पक्ष विपक्ष की आवाज आपने सुन ली है। नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 3 महीने के बाद होने जा रहे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की होगी, जहां पर आज तक बीजेपी का कमल कभी भी पूर्णकालिक सत्ता के लिए खिला नहीं है। अब 77 सीटों के आगे वो कितने इकाई और अपने साथ जोड़ेंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद कर रही है कि इस बार ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देगी। अब आगे क्या पश्चिम बंगाल में स्थिति रहेगी, नितिन नबीन के कार्यकाल पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।